मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम आ रही है। ओके, थैंक यू। सो हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि हर संडे हम लोग बात करते हैं एक्यू टिप्स पर, हेल्थ टिप्स पर, जो हम मेंटेन कर सकते हैं अपने हेल्थ को। छोटे मोटे टिप्स के माध्यम से अपने बॉडी कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं कि हम अपने शरीर के प्रति और जागरूक कैसे हो सकते हैं, और शरीर के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करते हैं। छोटी छोटी चीजें जो कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं या ध्यान नहीं जाता हमारा। तो ऐसे कुछ टिप्स पर हम लोग बात करते हैं जो हमें हेल्थ को, हमारे सेहत को, स्वास्थ्य को मेंटेन करने में मदद करेंगी। तो हर संडे हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, और आधा घंटा हम लोग नई चीज़ों पर बात करेंगे, और लास्ट के हाफ एन आवर हम लोग क्वेरीज और डिस्कशन पे बात करेंगे। आपने कुछ यूज़ किया हो, आप उसका फीडबैक दे सकते हैं, और कोई क्वेश्चंस होंगे तो उस पर हम लोग बात करेंगे। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बात करी थी वो था हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारा मन जो हमारी इंद्रियों का नियंत्रण करता है, और उसमें मुख्य रूप से देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना और स्पर्श करना, इन 5 चीजों पर हम लोगों ने बात करी थी, जिससे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में काफी ज्यादा महत्व देकर के उपचार भी चर्चा की गई, हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार के अलग अलग नॉलेज को बाहर की दुनिया से अपने अंदर, शरीर के अंदर प्रवेश करा रहे हैं। और इस अलग अलग प्रकार के ज्ञान जो हम इन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, इसको ठीक से ये अंदर जा रहा है कि नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट्स जो लगे हैं हमारे, जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, ये ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, इनका ट्रांसमिशन ब्रेन तक ठीक से हो रहा है कि नहीं, ब्रेन इसको ठीक से इंटरप्रेट करके समझ पा रहा है कि नहीं। इन 2-3 पहलुओं पर हम लोगों ने बात करी थी, और इसके पॉइंट्स पे बात की थी कि कैसे हाथ के पित्त जॉइंट्स पर आप उपचार कर सकते हैं, और ब्रेन के कौन कौन से आप सेगमेंट्स ले सकते हैं जिस पर आप आसानी से इनका उपचार कर सकते हैं। कोई समस्या बहुत पुरानी हो गई या नई है, या एज के कारण समस्याएं आ रही हैं, तो आप चाह करके भी काफी हद तक अगर आप लग जाएं तो विल पावर के साथ, तो आप काफी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसमें नियमित रूप से आपको प्रयास करते रहना होगा। तो इसी विषय को हम लोग आज थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, और बाकी अपनी जो 5 इंद्रियां हैं, जिसे हम कर्म इंद्रियां कहते हैं, इनके थोड़े से महत्व को समझेंगे कि ये क्या कार्य कर रही हैं, और हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ज्ञान इंद्रियों से, जो 4 विंडोज हमारे हेड रीजन में हैं, खिड़कियां हमारे सिर के क्षेत्र में हैं, आंख का छेद, नाक का छेद, मुंह का छेद, कान का छेद, और त्वचा के विभिन्न छिद्र जो हैं, ये हमारे ओपनिंग्स हैं बॉडी के, जिनके माध्यम से हम अलग अलग प्रकार के चीजों को सेंस कर पाते हैं, जान पाते हैं। इसी प्रकार हमारे बॉडी में कर्म इंद्रियां हैं 5, जिनसे हम अपने विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं और कर्म करते हैं, और वो हमारे प्रमुख रूप से एक एक पर हम लोग छोटा छोटा चर्चा करेंगे और उसका उपचार देखेंगे। उससे रिलेटेड जिनको जो समस्याएं हैं वो उनका उपचार उस आधार पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्पीच, यानी बोलने की क्रिया। तो ये हम आमतौर से जीवन में, आप अपने घर में भी, आस पड़ोस में भी बात करते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, तो ये बोलने का जो क्रिया है ये बहुत ही जटिल क्रिया होती है। अगर हम अपने मस्तिष्क के दायरे से समझें, तो बोलने में आपको पहले आपके जो अंदर के जो थॉट्स हैं उसको आप विचार करके शब्दों में पिरो के आप बाहर निकालते हैं। तो ये एक प्रकार का बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस है, जिसे हम पराभौतिक क्रिया कहते हैं। तो ये अंदर के जो विचार हैं उन्हें बाहर प्रकट करना, मैनिफेस्ट करना, यानी ब्रेन या मस्तिष्क आपका किस प्रकार से बाहर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, ये है स्पीच का दायरा। इसके माध्यम से आप अपने एक्सप्रेशंस को सामने लाते हैं, आप अंदर की जो आपके विचार हैं, धारणाएं हैं, आपकी स्टोरीज हैं, उसको आप सामने लाते हैं। ये एक प्रकार का स्पीच के माध्यम से रिस्पॉन्स होता है आपका चीजों के प्रति, जिसे आप सोचते हैं या आप सुनते हैं, इन चीजों को आप बोलने के माध्यम से बाहर प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से ये स्पीच बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है हमारे बॉडी का,
जिसे हम अपने स्वर यंत्र यानी वोकल कॉर्ड के माध्यम से बाहर निकाल रहे हैं। सिर्फ ये वोकल कॉर्ड ही काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, ये इसमें ब्रेन के बहुत सारे सेगमेंट्स काम करते हैं, जिसे हम ब्रेन का वो भाग जो स्पीच को बना रहा है, शब्दों को एक वाक्य में पिरोता है और उस वाक्य को फिर बाहर जाके प्रकट कराता है। तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, खासतौर से हमारे लेफ्ट साइड के ब्रेन का एरिया ये ज्यादा प्रभावी होता है इस क्षेत्र में। और हम जो सुन रहे हैं उसी आधार पे हम बोलते हैं, या हम जो सोच रहे हैं उसी आधार पे हम बोलते हैं। तो ये ब्रेन और ईयर्स, मस्तिष्क और कान दोनों का प्रभाव इस पर हमें देखने को मिलता है स्पीच के साथ साथ। अक्सर देखा होगा जो लोग सुन नहीं पाते वो बोल भी नहीं पाते हैं, डेफ एंड डम कहा जाता है जन्म से। तो ये किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ कह दिया, इसका प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे सेहत पे, हमारे स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रकार से पड़ भी सकता है। देखते होंगे आप, किसी ने कुछ बोल दी अच्छी बात तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, किसी ने कोई चीज सॉरी आप लोग म्यूट कर लें अपना, बीच में डिस्टरबेंस आ रहा है, साउंड ऑफ कर लें अपने सिस्टम का। ये स्पीच के माध्यम से किसी में खुशी पैदा हो सकती है और किसी में दुख पैदा हो सकता है। किसी ने कोई अच्छी बात कही तो हम खुश हो जाते हैं सुन करके, और किसी ने कोई बुरी बात कही तो हम उदास हो जाते हैं। तो ये अप्रिशिएट करना और डिप्रेस हो जाना, यानी किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो आप बड़े खुश हो जाएंगे, और किसी ने कोई बुराई कर दी तो हम बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये हमारे जो मूड के फ्लक्चुएशंस हैं ये भी हमारे स्पीच के माध्यम से आ रहे हैं। तो किसी के बोलने से यानी स्पीच के माध्यम से आपके मन में परिवर्तन हो रहा है, ये एक कर्म हुआ, एक क्रिया हुई। ये हमारे मूड को, हमारे माइंड को, हमारे इमोशंस और बिहेवियर, किस तरह से हम बर्ताव करेंगे ये चीजें सुन करके, उस पर प्रभाव डालता है। इस प्रकार से ये एक स्पीच ऐसा यंत्र है जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को हिला के रख सकता है। कोई शॉकिंग न्यूज आ गई आपके पास तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम हिल जाता है कई बार। तो ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है हमारे स्पीच की, जिसका रोग हो सकते हैं स्टैमरिंग, हकलाना, या ठीक से अपनी बात को एक्सप्रेस ना कर पाना, समझा ना पाना, शब्दों को ठीक से समझ करके वाक्य ना बना पाना, और तोड़ फोड़ करके शब्दों को धीरे धीरे बोलना। ऐसे बहुत प्रकार के, कोई खास शब्द, कोई खास अक्षर बोल ना पाना। तो इसमें हमारे मुंह के भी बहुत भाग इन्वॉल्व हो रहे हैं स्पीच के साथ, आप देख रहे होंगे, माउथ, टीथ, जीभ और स्वर यंत्र, मुंह के अंदर के जो तालु हैं। तो जीभ किस शब्द में कौन से भाग को स्पर्श करती है उस पर अगर आप ध्यान दें तो कोई जना र नहीं बोल पाता, कोई स नहीं बोल पाता, कोई श नहीं बोल पाता। ये भी एक बोलने की बीमारियां हैं। तो इस प्रकार के स्पीच डिसऑर्डर्स के लिए फिर हमारे वही क्रिया हमारे शरीर में चलती है कि ये स्पीच की जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी पैदा हो रही है, यानी यहाँ जो स्पंदन पैदा हो रहा है हमारे स्वर यंत्र में, जो गति पैदा हो रही है, इससे गर्मी उत्पन्न होती है, और ये क्रिया हमारे मस्तिष्क के माध्यम से पैदा हो रही है। हम सोच रहे हैं या सुन रहे हैं और फिर हम बोल रहे हैं, तो वहां से चेतना आई और हमारे यहाँ पे वाइब्रेशन हुआ वोकल कॉर्ड में, स्वर यंत्र में, और कुछ शब्द बाहर निकले। तो इसके माध्यम से ये हम देख रहे हैं हमारा नर्व एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, और इस नर्व एनर्जी के माध्यम से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो नर्व इज कन्वर्टेड इनटू साउंड। तो ये कन्वर्जन निरंतर हमारे मस्तिष्क के क्षेत्र में चल रहा है अगर हम कोई भी अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, और कहीं भी कन्वर्जन हो रहा है तो गर्मी, हीट उत्पन्न हो रही है। तो इस स्पीच का उपचार करने के लिए हम प्रधान रूप से लेते हैं लेफ्ट रिंग फिंगर का मिडिल जॉइंट। इस जोड़ पर आप मेथी की स्ट्रिप लगा सकते हैं, नियमित रूप से दबाव दे सकते हैं, एक रबर बैंड बांध सकते हैं दिन में 2-3 बार 1-1 मिनट के लिए। और इस स्पीच के साथ साथ हम स्पीच से संबंधित ब्रेन का कौन सा सेगमेंट गड़बड़ है उसका उपचार फिर हम ब्रेन के भागों से करेंगे, जो हम लोगों ने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि ब्रेन के टुकड़े जांचने के लिए आप रिंग फिंगर का, लेफ्ट रिंग फिंगर के तीनों जोड़ों को दबाएं, लेफ्ट मिडिल फिंगर के तीनों जोड़ों को दबाएं,
लेफ्ट थंब के दोनों जोड़ों को दबाव दें और राइट हैंड की मिडिल फिंगर के तीनों जोड़ों पर आप दबाव दें। इनमें से जो जोड़ पे ज्यादा दर्द मिलता है उस जोड़ पर हम उपचार विशेष रूप से साथ में देंगे। स्पीच के लिए लेफ्ट रिंग फिंगर मिडिल जॉइंट का खास रूप से प्रयोग किया जाता है। चाहे स्टैमरिंग हो, चाहे कोई शब्द का प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं हो रहा हो, चाहे आप विचारों को ठीक से समझा नहीं पा रहे हो, ऐसी बहुत सी समस्याएं आप ब्रेन के सेगमेंट्स के साथ इसको जोड़ करके आप उपचार कर सकते हैं। तो आइए दूसरी क्रिया पर चलते हैं जो हमारे शरीर में डे टू डे एक्टिविटीज हो रही हैं, और वो है हमारे ये हाथ, जिन्हें हम आर्म्स कहते हैं, हाथ कहते हैं। और ये भी एक कर्म इंद्रिय है, हम बहुत से कार्य इसके माध्यम से कर रहे हैं। तो ये हाथ हमारे रोजमर्रा के कार्यों को करने में मदद देता है। कभी हम ध्यान भी नहीं देते और बोलते हैं हमें बस हाथ की तकलीफ है, पूरे शरीर की कोई तकलीफ नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे कोई भी एक टुकड़े में समस्या है तो शरीर के कई भाग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जुड़े होते हैं, और पूरे शरीर का एक होलिस्टिक टोटलिटी में उपचार करने की आवश्यकता होती है। तो अगर हाथों की कोई समस्या है, हाथों के कार्य क्या है हमारे, ये हाथ हमें मदद करते हैं चीजों को पकड़ने में, होल्ड ठीक से ग्रास्प करने में। आपको कोई पेन पकड़नी है तो आपको प्रॉपर ग्रिप चाहिए, उसके लिए कोई बर्तन उठाना है तो उसके लिए प्रॉपर ग्रिप चाहिए, नहीं तो वो छूट जाएगा, गिर जाएगा। तो ठीक से ग्रिप करने के लिए, चीजों को उठाने और पकड़ने के लिए, लिखने के लिए, प्रॉपर आपको महीन कार्य करना है, उसके लिए भी हाथों की खास ट्यूनिंग रहती है ब्रेन के साथ। अपने विचारों को आपको पेपर पे प्रकट करना है, वो भी एक क्रिया हाथ के माध्यम से हो रही है। अगर हाथ नहीं होता तो कल्पना करिए आपके विचार विचार ही रह जाते, या तो आप बोलते, लिख नहीं पाते। तो ये लिखने की क्रिया मस्तिष्क के साथ बड़े ही ट्यूनिंग के साथ होती है हमारे शरीर में। जितने भी क्रियाएं हम फिजिकल वर्ल्ड में कर रहे हैं आमतौर से, उसमें हमारे ये हाथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। कई बार आप मसल एक्टिविटीज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, कोई चीज वजन उठाना, खिसकाना, इधर उधर के तमाम कार्य करते हैं, आपके मसल्स यूज होते हैं हाथ की। तो ये मसल्स और नर्व्स हमारे मूवमेंट्स में मदद कर रहे हैं, हाथ की एक्टिविटीज में मदद कर रहे हैं। ये हाथ सिर्फ इतना ही काम नहीं कर रहा है, कई बार आप फिंगर पॉइंट करके लोगों को बताते हैं कि यहाँ ये इस तरफ जाना है, ऐसी ये चीज वहां रखी है। या आपको नींद आ रही है तो आप स्लीपिंग का साइन बताते हैं, या आप कोई चीज जीत गए तो आप विक्ट्री का साइन देते हैं, या आप नमस्कार करते हैं इन्हीं हाथों को यूज करके, या आप किसी को शाबाशी देते हैं, सिंपैथी देते हैं। तो इन हाथों का बहुत प्रकार से हम लोग यूज करते हैं और अनजाने में यूज करते हैं, पर एक एक क्रिया, एक एक एक्शन, एक एक जेस्चर हमारे ब्रेन से सीधा सीधा संबंध रखता है। तो ये जितने भी सिंबल्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो हम हाथ से कर रहे हैं, ये बेसिकली मसल एक्टिविटीज हैं जो नर्व्स को इन्वॉल्व करती हैं। और इस मैकेनिकल फंक्शन, इस मशीन की तरह जो कार्य हो रहा है हाथों के माध्यम से, इस मशीन की ऊर्जा हमें कहाँ से मिल रही है, फिर उसी नर्व की एनर्जी से। तो ब्रेन के जो सेगमेंट्स हैं उनके उपचार के साथ साथ हम हाथों के उपचार का भी साथ में ध्यान रखेंगे, और इसके लिए हमारा ब्रेन और नेक का एरिया बहुत इन्वॉल्व होता है हाथों के उपचार के लिए। तो आर्म्स के ट्रीटमेंट के लिए हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो नर्व एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और नर्व एनर्जी वापस मोटर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जिससे आप विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर पा रहे हैं। आप लोग अपना सिस्टम म्यूट कर लीजिए, साउंड ऑफ कर लीजिए। ओके। सो इन हाथों के उपचार के लिए हम लोग लेंगे राइट हैंड की मिडिल फिंगर का मिडिल जॉइंट। ये है हाथ कर्म इंद्री के रूप में। हमारे हाथों से अगर हम कर्म नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीजें पकड़ नहीं पा रहे हैं, स्लिप कर जा रही हैं, होल्डिंग पावर, ग्रिपिंग पावर, राइटिंग पावर ठीक नहीं है, या हम सिंबल्स नहीं बना पा रहे हैं, तरह तरह के फोल्ड करने में दिक्कत आ रही है, ये हाथों की तमाम समस्याएं हमारी राइट हैंड की मिडिल फिंगर का मिडिल जॉइंट, इस जोड़ पर हम दबाव देंगे इस प्रकार से, या मेथी की पट्टी आप बांध सकते हैं, या रबर बैंड का यूज करें, जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ ब्रेन के सेगमेंट्स आपके पास इन 4 उंगलियों में है, इन 4 उंगलियों के ब्रेन सेगमेंट्स को हम टेस्ट करेंगे। जो पेनफुल होगा वो हम साथ में यूज करेंगे अपने हाथों के उपचार के लिए।
तो इन हाथों को ठीक से एक्टिव रखने के लिए, इंद्रियों की तरह ठीक से इस्तेमाल करने के लिए और अपने कार्यों को ठीक से अंजाम देने के लिए हम अपने हाथों को स्वस्थ रख सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, हमारी इंद्रिय है पैर। ये पैर देखने में तो सभी के बहुत बड़े बड़े और भारी भरकम होते हैं, और कितनी मेहनत करते हैं ये हमने कभी सोचा नहीं। तो पैरों का काम है हमें चलाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, होल्ड करके रखना पूरे शरीर को बैलेंस करके रखना, कहीं गिर पड़ ना जाए, शरीर के पूरे वजन को होल्ड करना, बेयर करना, जिसका जितना ज्यादा वजन उसके ज्यादा पैरों में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा उनके पैरों को। फिर पूरे शरीर को मूव कराना, होल बॉडी एज अ यूनिट, इसे एक जगह से दूसरी जगह। जो हाथ नहीं कर सकता, जो कान नहीं कर सकता, जो स्पीच नहीं कर सकती, जो नाक नहीं कर सकती, वो सिर्फ पैर कर सकता है। और इस पैर का कार्य फिर वही बहुत हैवी वर्क है, फिर वही मैकेनिकल एनर्जी है, जैसे लेबर्स काम करते हैं, मिस्त्री लोग काम करते हैं, और बहुत हैवी वर्क के पर्पज से अगर हमें मेहनत वाला काम करना है तो हमें पैरों पे ध्यान जाना चाहिए सबसे ज्यादा। तो ये पैर काफी मेहनत करते हैं, और इसमें भी मैकेनिकल एनर्जी यूज हो रही है, हमारी मशीन की तरह ऊर्जा यूज हो रही है, हमारे नर्वस सिस्टम से ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, और वापस ये मैकेनिकल एनर्जी हमारे नर्व एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसके लिए हमारी पूरी स्पाइन इन्वॉल्व होती है, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के विभिन्न भाग। तो इसका उपचार के लिए भी फिर हम लोग पैरों के लिए खास तौर से इंद्री के रूप में लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर का मिडिल जॉइंट, इसका प्रयोग करेंगे। पैरों में दर्द रहता है, खून का दौड़ान कम है, पैरों में थकान हो रही है, तकलीफें आ रही है, तमाम तरीके की सूजन आ जाती है, पैरों के उपचार के लिए लेफ्ट मिडिल फिंगर का मिडिल जॉइंट, और साथ में हम ब्रेन और स्पाइन के सेगमेंट्स, जो फिर हमारे इन 4 उंगलियों में कवर करेगा। तो लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर्स और थंब, और राइट हैंड की मिडिल फिंगर, इसके जॉइंट्स हम चेक करेंगे, और साथ में जिस सेगमेंट में पेन होगा उस सेगमेंट को हम साथ में प्रयोग करेंगे। तो नियमित रूप से यूज करते करते हमारे पैरों की शक्ति बेहतर होती जाएगी। तो ये है हमारे पैर एक कर्मेंद्री के रूप में, जो काफी ज्यादा लेबर करते हैं, काफी ज्यादा फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। ज्ञान इंद्रियां हमारी एब्स्ट्रैक्ट पराभौतिक जो चीजें दिखती नहीं ज्यादा, उन पे ज्यादा कार्य करती हैं, और कर्म इंद्रियां हमारी ज्यादा प्रकट रूप से कार्य करते हुए दिखती हैं। आते हैं अंतिम 2 कर्म इंद्रियों पर, और वो है हमारी नीचे के मार्ग में जो हमारे 2 इंद्रियां हैं, जिसे हम मल द्वार कहते हैं और प्रजनन का अवयव कहते हैं, ऑर्गन। तो मल द्वार, जहां से आप वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, ये एक हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण कर्मेंद्रिय है, जिससे हम शरीर के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उसको बाहर निकाल रहे हैं। मल आप बाहर निकाल रहे हैं, और उसका मल इंद्रिय एक विशेष रूप से सक्रिय रहती है। इसी प्रकार सामने की ओर हमारे प्रजनन ऑर्गन यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सबसे प्रमुख कर्म इंद्रिय है, जो क्रिएशन का कार्य कर रही है, एक नए जीव की, एक नए मनुष्य की उत्पत्ति का कार्य कर रही है। वो मनुष्य जो एक सेल से उत्पन्न हुआ है, और वो तमाम करोड़ों सेल्स में परिवर्तित होकर एक शरीर बना लेता है। इतनी शक्ति है हमारे इस रिप्रोडक्टिव कर्मेंद्री में, जननेन्द्रिय में। तो ये 2 इंद्रियां नीचे हैं, एक हमें क्रिएशन शक्ति देती है, नई जीव की उत्पत्ति की शक्ति देती है, और एक शरीर का वेस्ट मटेरियल बाहर निकालती है, जिससे शरीर स्वच्छ रहे। तो ये 2 कर्मेंद्रियां विशेष रूप से फिर कार्य करती हैं हमारे मस्तिष्क के तादात्म्य में, संतुलन में। और इसका प्रयोग के लिए भी हम मल द्वार के लिए हम यूज करेंगे राइट थंब का अपर जॉइंट, और उसी के साथ ब्रेन के सेगमेंट्स, और प्रजनन इंद्रिय यानी जननेन्द्रिय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए हम यूज करेंगे लेफ्ट थंब का अपर जॉइंट। इस जोड़ पर हम उसी प्रकार से प्रेशर देंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, और साथ में ये ब्रेन के सेगमेंट्स। तो जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, इन सब पर विशेष प्रभाव हमारे ब्रेन और स्पाइन का पड़ता है, हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का होता है।
तो हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं या कोई भी क्रियाएं हम हमारे आसपास हो रही हैं जिसकी हमें सूचना चेतना मिलती है किसी ना किसी प्रकार से, हम जानकारी में ले पाते हैं उसे या नहीं ले पाते, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली क्रियाएं हमारे आसपास हो रही हैं या हमारे अंदर हो रही हैं। इन सभी की जानकारी हम कैसे प्राप्त करते हैं? अपने इन इंद्रियों के माध्यम से, जो 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं। ये सभी हमारे मन रूपी घोड़े से नियंत्रित होती हैं, और इस मन का नियंत्रण करने से हम अपने शरीर का नियंत्रण काफी हद तक कर सकते हैं। तो इसी विषय में हम एक छोटी सी बात आपको और रिवाइज करा देते हैं। हम लोगों ने पहले डिस्कस करी थी, उसके महत्व को फिर एक बार हम लोग समझ लेंगे कि हम लोगों ने चेहरे पर खिड़की दरवाजों के रूप में बात की थी कि 2 आंख हैं, 2 नाक के छेद हैं, मुंह का छेद है और कान के 2 छेद हैं। अगर आपको याद होगा 2-3 सेशंस पहले हम लोगों ने बात करी थी। इन छेदों के महत्व पे बात करी थी कि मुंह एक छेद है जो परमानेंट बंद रहता है, आमतौर से सामान्य स्थिति में नेचुरली अगर हम रहते हैं तो हमारा मुंह बंद रहता है। पलकें, आंखें हमारी झपकती रहती हैं, यानी बंद होती हैं और खुलती हैं, कभी कभी खुलने वाला ये छिद्र है। और परमानेंट खुले रहने वाला नाक और कान, ये 2 छिद्र हैं। तो हम लोगों ने बात करी थी कि इस खुले हुए छिद्रों, क्यों इस पे ढक्कन नहीं लगाया गया है ऊपर वाले ने, यानी इसका प्रयोग हमें सबसे ज्यादा करना है, उसके बाद आंखों का करना है, और सबसे कम हमें मुंह का प्रयोग करना है, क्योंकि परमानेंट बंद के रूप में दिया हुआ है ये। तो प्रयोग हम जिस प्रकार से अपनी इंद्रियों का करेंगे उस प्रकार का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आंखों का प्रयोग बहुत ज्यादा या कम करेंगे तो इसका सीधा सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ेगा। ये ऊपर का हिस्सा है शरीर का। नाक और कान का प्रयोग अधिक करेंगे हम, यानी कि सांस अधिक लेंगे, ढंग से लेंगे, कॉन्शियसली लेंगे। जो लोग प्राणायाम करते हैं या सांसों की एक्सरसाइजेस करते हैं या ध्यान करते हैं, और साथ में कान का जो सुनने की शक्ति जिनमें ज्यादा है, ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, बोलना कम पसंद करते हैं, तो ये नाक और कान का प्रयोग अगर हम ज्यादा या कम करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे शरीर के मध्य भाग यानी चेस्ट पर पड़ता है। लंग्स और हार्ट हमारे ठीक से कार्य करना प्रारंभ करते हैं। हमारा स्वास्थ्य चेस्ट एरिया का मेंटेन रख सकते हैं हम अपने नाक और कान के माध्यम से। और मुंह का आप सब जान रहे होंगे, मुंह का प्रभाव सबसे ज्यादा हमारे एब्डोमेन, चेस्ट के नीचे का भाग जो है पेट का, वहां सबसे ज्यादा प्रभाव मुंह के छिद्र का पड़ता है। जितना हम इसका यूज करेंगे उतना ज्यादा हमारा प्रभाव पेट पर पड़ता जाएगा, कम करेंगे तो कम प्रभाव पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हम अपने इन छिद्रों और इंद्रियों का यूज कर रहे हैं उस प्रकार से हमारे शरीर का मेंटेनेंस भी होता है। तो ब्रेन के मेंटेनेंस के लिए आंखों का मसाज, चेस्ट के मेंटेनेंस के लिए नाक और कान का मसाज। हम लोगों ने ऑर्बिट के मसाज की भी बात करी थी पहले, अगर आपको ध्यान होगा तो शुरू के सेशंस में। और एब्डोमेन यानी पेट की समस्याओं के लिए मुंह के ऑर्बिट का मसाज बहुत ज्यादा जरूरी है। मुंह की क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनको पेट की समस्याएं हैं, पेट यानी कि पसलियों के ठीक नीचे का पूरा भाग जो सबसे ज्यादा आजकल निकला रहता है लोगों का, वो है एब्डोमेन, यानी पूरा पेट जिसे कहते हैं। और वो सबसे ज्यादा हो रहा है हमारे इस भोजन पानी से या अधिक या कम बोलने से। तो इस क्षेत्र का प्रभाव हमारे एब्डोमेन पे पड़ रहा है और वो सबसे ज्यादा बीमारियां पैदा कर रहा है, जिसमें कि शुगर भी आ जाती है, आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी आते हैं, किडनी के, आंतों के, तमाम समस्याएं सब आपके पेट के दायरे में आती हैं। तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसका प्रयोग हमें थोड़ा कम करना होगा, जिससे हमारे पेट की बीमारियां कम हो। चेस्ट और हार्ट और लंग्स की जिनको समस्याएं ज्यादा रहती हैं उन्हें ध्यान देना है नाक और कान पर। और ब्रेन की समस्याओं के लिए आंख का मसाज, ऑर्बिट का बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारी इंद्रियों का प्रयोग हमारे ब्रेन, चेस्ट और एब्डोमेन पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है। इसके रेफरेंस के लिए हम लोग फिर से एक बार देख लें। आपको ये चित्र दिखाया गया था पहले,
ऑर्बिट्स का, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये हमारे आंख के पॉइंट्स हैं चारों तरफ, आंख की जो हड्डी होती है इस पर आप मसाज कर सकते हैं, या हल्का सा आप ऑयल ले लें, सरसों का तेल, और आईज पे मालिश करते रहें दिन में 1 बार 2 बार। जिनको खास तौर से ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा रहती हैं उनके लिए आई मसाज इज वेरी गुड। आई ऑर्बिट पे आप मसाज कर सकते हैं, इसके छोटे से रोलर्स भी आते हैं जो आप ले सकते हैं। फिर नोज का एरिया और कान का एरिया, ये बीच का भाग है हमारे चेहरे का, तो नोज के ऑर्बिट का मसाज और कान के ऑर्बिट का मसाज चारों तरफ बोन पर, ये हमारे चेस्ट एरिया पर सीधा सीधा प्रभाव डालेगा, लंग्स और हार्ट की कंडीशन को इम्प्रूव करेगा। और माउथ की ऑर्बिट जो गम्स हैं उनके बेस पर अगर आप दबाव देते हैं, ये माउथ आपको मदद करेगा आपके पूरे के पूरे एब्डोमेन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको मेंटेन करने में। तो ये है माउथ की ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट्स पे हम लोगों ने बात करी थी पहले, और ये जो आज हम लोगों ने इंद्रियों पर बात करी, इसका भी रेफरेंस आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगा। नीचे में आप देख रहे होंगे, यहाँ सबसे नीचे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो सब आपके मिडिल जॉइंट्स पर उपलब्ध हैं। तो इन मिडिल जॉइंट्स का उपचार आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये पुस्तक आपको पहले भी रेफर कराई जा चुकी है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट हैंडबुक वॉल्यूम 1। तो इसमें आपको ये चार्ट्स मिल जाएंगे जिसका आप प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। और इन इंद्रियों के यूज के लिए ये रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो खास तौर से आप मिडिल जॉइंट्स पर अच्छे से दिन में 2 बार नहीं तो 3 बार भी अच्छे से मसाज कर सकते हैं। किसी को स्पीच की प्रॉब्लम है तो लेफ्ट रिंग फिंगर का मिडिल जॉइंट लीजिए और इस रिंग को 1-1 मिनट इस मिडिल जॉइंट पर साइड्स में भी और आगे पीछे भी अच्छे से आप मसाज करें। इसको दिन में आप 2 से 3 बार 4 बार भी कर सकते हैं, 1-1 मिनट। तो उस फिंगर के जॉइंट पर खास तौर से मसाज करने से आपको विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा और आप अपने इंद्रियों का काफी हद तक कंट्रोल और नियंत्रण कर सकते हैं। तो मिडिल जॉइंट्स जो हैं वो हमारे इंद्रियों के से संबंधित जोड़ हैं। इसी के साथ ये जो बड़ी वाली रिंग है, मेगा रिंग, इसको आप लेफ्ट हैंड की रिस्ट के एरिया में अगर आप मसाज करते हैं तो ये लगभग हमारे ब्रेन के सभी सेगमेंट्स पर अच्छे से स्टिमुलेशन हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। तो ये लेफ्ट रिस्ट जॉइंट पर इसका मसाज करें हाथ की बड़ी वाली रिंग के माध्यम से, और छोटी रिंग के माध्यम से आप मिडिल जॉइंट्स पर मसाज करें। तो हमारा ये जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं, जो एक मशीनरी हमारे बॉडी में फिट है जिसे हम इंद्रियां कहते हैं, इनको हम काफी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। और आज के लिए एक छोटा सा रेफरेंस जिस बुक की हम लोग बात कर रहे हैं वो है ये सीड थेरेपी। एक बहुत ही छोटी सरल आम जनता के लिए बहुत ही सिंपल बुक है, जिसमें सिर्फ मेथी के दानों से और मटर के चने के दानों से उपचार दिया गया है, और चित्रों के माध्यम से सिंपल ढंग से आप इसको देख करके प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अवेलेबल है प्रयागराज हेड ऑफिस में भी, आप वहां से भी आसानी से ले सकते हैं। तो आज के विषय में हम लोगों ने ये बात करी कि हमारी इंद्रियां किस प्रकार से हमारे सेहत पर प्रभाव डाल सकती हैं और हम कैसे उनको मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे मैम ही वो किताब का नाम क्या है मैम? अब दिखाए ना। छोटी वाली बुक है सीड थेरेपी, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सीड थेरेपी। तो बीजों द्वारा उपचार है, मेथी चना मटर के माध्यम से आप उपचार कर सकते हैं। बहुत ही लेमैन है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा इससे। आप सिंपली चित्र देखिए और मेथी की पट्टी मटर या चने के दाने लगा लीजिए और आप धीरे धीरे प्रेशर दीजिए। रात को लगा के सो जाइए, सुबह निकाल दीजिए, तो आप उसका लाभ देखते रहेंगे। धीरे धीरे आप अपने में चेंजेस महसूस करेंगे और अपने परिवर्तन के माध्यम से आपका स्टैमिना और लेवल ऑफ एनर्जी धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। विषय बहुत सारे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं हमारे जीवन में उपयोगी, पर आपके प्रश्न काफी रहते हैं, इसलिए आज हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। और आप ओवर टू यू, आपके क्वेश्चंस, आपका फीडबैक, आप लोग कुछ यूज भी कर रहे हैं कि नहीं, सिर्फ सुन ही रहे हैं, इन चीजों पे हम लोग बात। हेलो मैम। मैम कम बोलने से आपने बताया कि कम बोलने से मैम क्या नुकसान होता है? जैसे आपने बताया कि इसका बोलने से भी इफेक्ट पड़ता है। जी, कम बोलना ज्यादा बोलना दोनों ही शरीर के लिए गड़बड़ है। अगर मुंह दिया गया है तो मुंह का कोई काम तो होगा, नहीं तो मुंह ही नहीं दिया जाता। इमेजिन करिए, राइट? मैम कुछ लोग कम बोलते हैं।
राइट, सबका नेचर अलग अलग है, इसीलिए हम सब में अलग अलग प्रकार की बीमारियां, अलग अलग प्रकार के स्वभाव होते हैं, जिसे हम नेचर कहते हैं, लोगों का बर्ताव कहते हैं अलग अलग। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ही कम बोल रहा है तो आप अपने स्वर यंत्र का बहुत कम प्रयोग कर रहे हैं और किसी भी चीज का यूज कम करेंगे तो क्या होगा, वो मशीन जाम होने लगेगी और वहां पे गांठ या कुछ जमने लगेगा। समझ रहे यस हैं? मैम। अक्सर जी कई मैम। बार ये हो जाता है कि यहाँ कोई गांठ बन जाती है या कोई ट्यूमर बनने लगता है या ग्रोथ हो जाती है, और उसके कारण फिर आप बोलना भी चाह रहे हैं तो बोल नहीं पा रहे, आवाज बैठ जाती है कई बार। तो जी मैम। कम करना किसी चीज का प्रयोग वो भी नुकसानदायक है, और बहुत अधिक करना भी, ज्यादा हीट, ज्यादा मशीन काम करेगी तो गर्म हो जाएगी, जलने की संभावना है, तो वो भी आपको नुकसान कर सकती है, फिर आपको ठंडक देने की जरूरत है वहाँ। तो इस यस प्रकार मैम। के तरह तरह के रोग पैदा हो सकते हैं। मैम एक और चीज है मैम कि एक मन क्वेश्चन जो था। है मैम, मैम ये क्वेश्चन है कि मन मैम क्या मतलब इसका फिजिकल क्या है मैम, मन का फिजिकल करस्पॉन्डेंस? मन का फिजिकल करस्पॉन्डेंस क्या है? मन हमारे, अगर हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर जाएंगे तो वहाँ हम लोगों ने इसको काफी क्लैरिफाई किया हुआ है डिफरेंट सेक्शंस में जा करके, कि ब्रेन के अलग अलग भाग हैं, और अक्सर लोगों में धारणा है मन हृदय से संबंधित है या मन मस्तिष्क से संबंधित है, या आपस में दोनों जुड़े हुए हैं। यस निश्चित मैम। शरीर का एक एक टुकड़ा आपस में जुड़ा हुआ है। अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो ब्रेन पर प्रभाव पड़ेगा, ब्रेन में प्रॉब्लम है तो हार्ट पे प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। यस तो मैम। इसलिए इसको अलग करना बहुत मुश्किल है। बट अगर हम लोग फिजिकली सेगमेंट्स की बात करते हैं तो मन हमारा ब्रेन का एक भाग है, जहाँ मध्य मस्तिष्क का भाग है जिसे हम कहते हैं, और वहां पर हमारे सारे इमोशंस और जो हमारी थिंकिंग है वो वहां पर चलती रहती है। हम एनालिसिस जहाँ से करते हैं ब्रेन के सेगमेंट से, वो एक्चुअल मन का स्वरूप फिजिकली हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मन की प्रॉपर्टीज जो हैं, हम कहते हैं आज हमारा मन नहीं कर रहा है ये कार्य करने का, या मन कर रहा है ये खाने का, या मन कर रहा है यहाँ जाने का, या मन कर रहा है ये पहनने का। तो मन हर हमारी क्रिया में भाग लेता है। तो इसका मतलब मन काफी बड़ी चीज है, काफी यूनिवर्सल है, और इसलिए इस मन का प्रभाव पूरे मस्तिष्क से लेकर शरीर तक पड़ता है। और अगर आप आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के डिटेल में जाएंगे तो हर ऑर्गन का मन होता है। आज स्टमक का मन है और वो कह रहा है कि हमको खट्टा खाना है। आज किडनी का मन है और वो कह रहा है आज हमें थोड़ा आराम करना है। तो हर ऑर्गन का, पैर का, हाथ का भी मन होता है। हाथ का मन नहीं है कि आज हाथ उठाए ऊपर। तो हर शरीर के टुकड़े का भी मन होता है, हर शरीर के टुकड़े में भी चेतना है, शक्ति है। तो ये मन, जिसे हम बहुत ही बड़ा टर्म कहते हैं, ये हमारी सभी इंद्रियों का नियंत्रण भी कर रहा है, और मस्तिष्क के बीच के भाग में ये मूल रूप से स्थित है, जहां से हमारे इमोशंस और थिंकिंग पावर जनरेट होती है। मैम जो लोग मुंह खोल के हेलो मैम। सोते हैं उनका क्या इलाज है, और वो क्यों सोते हैं मुंह खोल के? कई लोग हमने देखा। ओके, एक बार में एक जना क्वेश्चन करे, बारी बारी मैम सबको, सॉरी एक मैंने मिनट, बारी बारी सबको चांस दें, एक ही जना बार बार ना पूछे, जिससे बाकी लोग फिर हमें अलग से फोन करने लगते हैं या व्हाट्सएप करने लगते हैं। सो आप लोग बारी बारी एक एक को पूछने दें, और एक का हो जाए तब दूसरा पूछे। मैम या कई लोग मुंह हेलो खोल मैम। के सोते हैं, तो उसका क्या कारण है और उसके क्या इलाज है? मुंह खोल के सोना भी एक कॉन्शियस अनकॉन्शियस स्टेट है, जो हमारे मस्तिष्क चेतनावान नहीं रहता है और मुंह बंद नहीं कर पाता है। मुंह बंद रहना चाहिए नेचुरली, पर खुल जाता है, तो अनायास ही खुल जा रहा है वो। इसका मतलब वो मसल इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उसे बंद करके रखे, सामान्य स्थिति में नहीं रख पा रहा है। तो ये ब्रेन के ही सीधे सीधे संबंध है, जैसा हम लोगों ने बात करी। और इस मसल एक्टिविटी को आप मस्तिष्क के सेगमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में दूसरा कारण प्रधान रूप से मिलता है कि नाक में कहीं ब्लॉकेजेस होने के कारण भी मुंह खुल जाता है अनायास, और ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होती। हेलो ये मैम। रीजन होते हैं। हेलो मैम, पीछे में डीयू 20 बोलते हैं, तो वही है क्या मन का पॉइंट? DU20 तो आपके यहाँ सिर पे ऊपर आता है, जहाँ चुटिया होती है, एक लोग रखते हैं आमतौर से। पर वो एक केंद्र बिंदु है जो पूरे के पूरे शरीर को, ब्रह्मांड का नियंत्रण एक साथ करता है। वो एक बिंदु है जो अनेक बीमारियों के उपचार में काम आता है।
तो सिर्फ मन का बिंदु है ये, इसे कहना मुश्किल है, पर हाँ ये प्रभाव मन पर जरूर डालेगा। पर मन के लिए, उपचार के लिए राइट हैंड की मिडिल फिंगर आप प्रधान रूप से यूज करें। इस पर आप तीनों पोरों पर दबाव दे करके दर्द देख लें। जिस पोर पे दर्द है आप 4-4 मेथी का दाना बांध सकते हैं इकट्ठा करके, या जोड़ों पे आप दबाव देकर देखें, जिस जोड़ पे पेन है उस पर आप मेथी की स्ट्रिप बांध लें। तो आप अपना मन के सेगमेंट को, हाथ में यही चीज आप पैर की, राइट पैर की मिडिल फिंगर को देख लें, जिसमें दर्द हो उस पर आप उपचार करें, तो आप देखेंगे आपके मन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। मन बहुत ज्यादा विचलित होता है, मन मानता नहीं है, बार बार आप मीठा छोड़ना चाह रहे हैं, मीठा खाने का मन कर रहा है, बार बार आप ये कार्य नहीं करना चाह रहे हैं, आप किसी कार्य में एकाग्रता चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे विचलन जो आ रहे हैं अक्सर मन के कारण आ रहे हैं, और आप इस मन की उंगली पे जांच कर सकते हैं। पर मन का पर प्रभाव बाकी शरीर के कई भागों से भी पड़ता है, जैसा हम लोगों ने बात की। मैम जो बोलते टाइम मुंह से जो थूक आता है उसका क्या रीजन होगा? बोलते टाइम किसी का सलाइवा ज्यादा होने लगता है, बहुत ज्यादा, तो वो जल तत्व अधिक पैदा हो रहा है और कई बार वो बाहर भी निकलने लगता है, तो वो एक जल से संबंधित समस्या है। हमारे सलाइवरी ग्लैंड जो लार ग्रंथियां होती हैं वो आपके ठीक से कार्य नहीं कर रही हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है आपके स्पीच में और लार ग्रंथियों के बीच में। तो इनका उपचार आपके लार ग्रंथियों का अंगूठे में आपको मिलेगा, यहाँ पर साइड्स में, जोड़ों के ऊपर में साइड में आप दबा के देखेंगे ऊपर नीचे में, तो यहाँ पर आप दबाव दें, ये लार ग्रंथियों का बिंदु है और ये स्पीच का एरिया है, गले का, वाणी का क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों पर आप उपचार दे सकते हैं ऐसे केस में। मैम और एक मैम जैसे मोशन कंट्रोल नहीं होता है तो क्या करें? मोशन कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम लोगों ने कंट्रोल इंद्री की बात करी, मलद्वार, तो ये इंद्री हमारे राइट थंब के अपर जॉइंट पर है, इस जोड़ पर आप उपचार दें और साथ में आप ब्रेन के सेगमेंट्स चेक करें कि ब्रेन के कौन से भाग की कमजोरी के कारण ये रोकने में दिक्कत आ रही है आपको। मैम मैम एक क्वेश्चन था, हेलो हाँ जी मैम, मैंने अपनी बेटी को यहाँ पर थंब पर मेथी सीड लगाया था, उसको जो है प्रॉब्लम था, हेलो हाँ जी, उसको जो है ना गले में कभी कभी पानी पीती है, जब उसको ऐसा फील होता है कि कुछ यहाँ अटक रहा है बहुत हल्का सा, लेकिन फिर मैंने उसको यहाँ पे मेथी सीड लगाया कॉरेस्पॉन्डेंस पे, तो उसको रिलीफ आया, लेकिन वो 3-4 दिन बाद फिर आया इसी तरह से। तो वो रीजन क्या है, वो जो बार बार आ रहा है, ये क्या होगा? ये तो गले में इरिटेशन है, तो गले के इरिटेशन के लिए डेफिनेटली आप यहाँ गले के क्षेत्र पे आप 4-5 मेथी के दाने ऐसे लंबाई में लगा दें, उनको दबाव देते रहें, जब तक तकलीफ है तब तक इसको करें। अगर 1-2 दिन में या तुरंत में ये तकलीफ नहीं जा रही है, इसका अर्थ अपने आप समझ लें कि तकलीफ काफी गहरी है, इन्फेक्शन गहरा हो सकता है, अंदरूनी हो सकता है, और ये गले में सिर्फ गला ही नहीं है आपका, ये सिर्फ एक नली ही नहीं है, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। आपका सांस की नली यहाँ से जाती है, आपके भोजन की नली यहाँ से जाती है, आपका थायराइड की ग्रंथि है यहाँ पर, आपके गर्दन से नसें यहाँ पर आती हैं, तो ये कई कारण हो सकते हैं जहाँ की अंदरूनी समस्या हो सकती है। सो यहाँ इस क्षेत्र पर आप थोड़ा गहरे में दबाव दें, दाएं बाएं थोड़ा चेक करें और साथ में पीछे भी आप चेक करें, तो जहाँ जिस क्षेत्र पर दर्द मिले वहां पर आप उपचार करें। और उसके साथ में भी अगर काफी लंबे समय तक रहती है समस्या, तो ये या तो लंग्स से संबंधित हो सकती है या प्रधान रूप से स्टमक से, पेट से संबंधित हो सकती है, क्योंकि खाने की नली और सांस की नली 2 प्रधान रूप से नलियां इससे जा रही हैं, राइट। क्योंकि उसको जनरली पानी पीते टाइम ही सिर्फ वो फील होता है राइट साइड में, बिल्कुल थोड़ा सा फील होता है, वो भी कभी होता है कभी नहीं होता है। फिर मैंने मेथी स्ट्रिप लगाया उसको, मतलब उसके 3-3 दाने 2 जगह मैंने पॉइंट पे लगाए, तो उसको रिलीफ आया, लेकिन फिर से आया, सिर्फ वो इस पर्टिकुलर एक पॉइंट है राइट साइड में, तो वो समझ नहीं आया मुझे। तो इसके लिए क्या हमें पीछे से स्पाइनल कॉर्ड पे भी मतलब ट्रीटमेंट देना चाहिए? वही हमने बात करी कि आप आगे भी ट्रीटमेंट दें और पीछे भी आप चेक कर लें, और साथ में लंग्स और स्टमक का पॉइंट चेक कर लें। कई बार टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो टॉन्सिल्स के पॉइंट आप साथ में चेक कर लें, उनको नियमित रूप से लगाएं। तो इन्फेक्शन अगर ज्यादा गहरा होगा तो ये समय लेगा ठीक होने में। ब्लैक कलर आप दिन में लगा दें और मेथी की पट्टी आप रात को लगा दें सोते समय। मैम थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, क्रैक्ड लिप्स का क्या रीजन है? क्रैक्ड लिप्स का क्या रीजन है?
किसका रीजन? आपका वॉइस क्लियर नहीं है। लिप्स क्रैक कर जाती है तो उसका क्या रीजन? हील क्रैक कर जाती है, ओके। एडी में अगर क्रैक्स आ जाते हैं तो किस वजह से होता है? आपका ये ड्राइनेस आ रही है बॉडी में, यानी कि पानी की एक तो कमी है, सीधा सीधा पानी का दौड़ान शरीर में ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो ये सर्कुलेशन शरीर में मेंटेन रखने के लिए ये जो आपकी रिंग मसाज है ये बहुत जरूरी है। आपके शरीर में रक्त का संचार, पानी का संचार बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखती है ये रिंग मसाज। तो एडी में अगर बहुत ज्यादा क्रैक्स हो रहे हैं तो आप एडी के पॉइंट्स आपको दोनों पैरों में, यहाँ फर्स्ट जो ये वाला बेस जॉइंट है इसके ठीक नीचे मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आप दिख रहा होगा आपको, ये दोनों मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है, इसका ये जो लास्ट वाला जॉइंट है इसके टिप पर ऊपर की ओर थोड़ा सा यहाँ एडी के पॉइंट मिलेंगे। आप यहाँ 4-4 मेथी के दाने लगा दीजिए और इस पर आप उपचार करेंगे एक हाथ में। अगर ज्यादा समस्या है तो यही चीज आप दूसरे हाथ में भी ऐड कर दें। तो रात को आप 4-4 मेथी के दाने लगा के सोएं नियम से, तो इससे भी आपका एडी में फर्क आ जाएगा। मैम एडी नहीं, होठों के साइड में क्रैक्स आए तो, होठों के साइड में क्रैक्स आए तो क्या करें और उसका रीजन क्या है? हाँ जी, होठों के साइड में क्रैक्स आए तो क्या करें और उसका रीजन क्या है? होठों पे क्रैक्स आए, हाँ, कहीं भी क्रैक्स आ रहे हैं यानी शरीर टूट फूट रहा है। और टूट फूट क्यों रहा है? क्योंकि उसको जोड़ने वाले की कमी है शरीर में, यानी सूख रहा है शरीर, तो वो वायु उसको सुखा रही है और उसको चिपका के रखने वाला, जोड़ के रखने वाला जल की कमी है शरीर में। तो एक तो इसको ध्यान दें आप कि अपनी गतियां कम कर दें। जल्दीबाजी में जो हड़बड़ी में जो लोग काम करते हैं उनके में वायु ज्यादा बढ़ जाती है और शरीर टूटता फूटता रहता है। और हड्डी टूट रही है, स्किन टूट रही है, कुछ ना कुछ टूट रहा है कई बार, और शरीर ही टूटता रहता है कई बार, बॉडी एक जिसको कहते हैं, राइट। तो ये आपकी क्रियाओं के कारण होता है। और अगर कहीं भी इस तरह की ड्राइनेस आ रही है तो पहले हमें अपनी ड्राइनेस गति को नियंत्रित करना है और जल का सेवन बढ़ा देना है। दूसरा, जिस क्षेत्र में आ रही है उस क्षेत्र से संबंधित बिंदु है, अगर आपका होठों पर है तो ये होठों के एरिया का पॉइंट है, यहाँ पर आप काला रंग दिन में लगाएं और मेथी के दाने रात को लगाएं। और साथ में होठ का संबंध आपका माउथ का स्टमक से है तो स्टमक के पॉइंट पर आप उपचार दें, साथ में एक मटर या चने का दाना लगाएं, ठीक। तो आपको बाहर से जो लेपन करने की जरूरत पड़ती है, कुछ आप क्रीम लगाते हैं और पेस्ट लगाते हैं, दुनिया भर की चीजें लगाते हैं, वो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, नेचुरल मॉइस्चर बॉडी में रहेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूं? लेफ्ट हैंड में है यूरिन किसकी ना बन रही हो, क्या रीजन हो सकता है? यूरिन स्ट्रीम किसी की ना बन रही हो तो उसका क्या रीजन हो सकता है? यूरिन नहीं बन रहा है, क्या क्वेश्चन है? मैम, यूरिन स्ट्रीम नहीं बन रही हो, यूरिन की जैसे स्ट्रीम होती है, धार होती है, वो ना बन के डायरेक्ट गिर जाता हो, स्ट्रीम ना बन रही हो। ओके, यूरिन का स्ट्रीम यानी फ्लो प्रॉपर नहीं बन रहा है, अगर ठीक से यूरिन नहीं हो पा रहा है, सो आप कैसे उसका उपचार करेंगे? तो यूरिन के लिए आप यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट हम लोग ने बात किया था, यहाँ पर है, आप यहाँ उपचार करें। और उसका फोर्स प्रॉपर नहीं है तो फोर्स के लिए हमारा मस्तिष्क रिस्पॉन्सिबल है, तो मस्तिष्क का पीछे का भाग यहाँ पर नाखून के नीचे आएगा, अंगूठे पे, आप यहाँ उपचार करें साथ में। हेलो मैम, शोल्डर के लिए मैं क्या करूं? मेरे 10 मिनट से फ्रोजन शोल्डर है लेफ्ट हैंड में, क्या करूं मैं फ्रोजन शोल्डर के लिए? रीजन क्या हो सकता है मैम? रीजन हम लोगों ने बात करी, अगर वही रीजन है, या तो ब्लैडर की वीकनेस है या फिर ब्रेन की वीकनेस है। प्रधान रूप से ये दो कारण हो सकते हैं, और भी रिलेटेड रीजंस हो सकते हैं। आपका लोअर बैक में समस्या हो सकती है, या कई बार लोअर एरिया में कुछ गांठें, गिल्टियां इकट्ठा हो रही हैं, मोशंस क्लियर नहीं हो रहे हैं, तब भी ये हो जाता है। मेल्स में प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उसके कारण भी होता है। तो रीजंस बहुत से होते हैं, बट यहाँ हम लोग बेसिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे, नहीं तो बहुत लंबी कथा कहानी हो जाएगी। अच्छा मैम, फ्रोजन शोल्डर में क्या करूं? फ्रोजन शोल्डर, लेफ्ट फ्रोजन शोल्डर है आपका किसी का, तो लेफ्ट फ्रोजन शोल्डर आप क्या करेंगे उपचार? आपका लेफ्ट हैंड लीजिए, उसका लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का बेस जॉइंट लीजिए, इस जॉइंट पे आप मेथी की स्ट्रिप बांध दीजिए। वो तो बहुत और आगे का ये जो एरिया है, ये जो बोन एरिया है, यहाँ पर एक मेथी का पैच, और पीछे जो ये बोन एरिया है यहाँ एक मेथी का पैच लगाएं आप, और साथ में ये सर्वाइकल का एरिया लगाएं यहाँ पर। और साथ में अगर शुगर है आपको तो उसका ट्रीटमेंट मस्ट है,
शुगर तब तो नहीं उसके है। कारण अक्सर जाम हो जाता है। ये LI-15 के पास ये हाथ में भी पूरा दर्द आता है, ये इस जॉइंट में रहता है हल्का हाथ उठाते तो। और ये और अगर इसके बावजूद नहीं फर्क आ रहा है तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी प्रधान रूप से। रहता है। इन 2-3 कारणों को ध्यान दीजिए, अगर शुगर है या कॉन्स्टिपेशन है या सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो ये 3 प्रमुख कारण है जहाँ से कंधा जाम हो सकता है। अर्थराइटिस है हल्का। कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो आप यहाँ पर नाभि का पॉइंट पे मटर का चने का दाना लगाइए और इसके चारों तरफ बराबर दूरी पर एक एक हिस्से को चेक कर लीजिए, जो दर्द है वहां पर आप मटर चने का दाना यूज करिए। कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा तो कंधा का जमाव जो है वो बॉडी का वेस्ट निकलने लगेगा। थैंक यू मैम। हेलो मैम, अगर कोरोना के प्रिवेंशन के लिए पैर में कुछ कलर लगा सकते हैं क्या? मुंह सूख रहा है उसका। सॉरी, 1 by 1 प्लीज। मैम, कोरोना के प्रिवेंशन के लिए पैरों पे कुछ लगा सकते हैं कलर क्या? बच्चे हाथ में लगाना पसंद नहीं करते। हाँ ठीक है, बिल्कुल। जो हम लोगों ने कोरोना के कलर्स बात की थी कि आप प्रिवेंशन के लिए आप दोनों थंब के दोनों जॉइंट्स पर आप ब्लैक कलर लगाएं चारों तरफ। स्केच पेन से ब्लैक कलर अंगूठे के दोनों जोड़ों पे चारों तरफ लगा लें। यही क्रिया आप पैर में भी कर सकते हैं बच्चों के। तो जॉइंट के चारों तरफ आप ब्लैक कलर लगाएं दोनों अंगूठे में। हेलो मैम, अगर हम किसी के सूख रहा है, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे हो सकता है क्या, अगर फिंगर से दबाएंगे तो? ठीक है, ये क्रिया हम लोग बहुत पहले करते थे। फिंगर्स से, हाथों से लोगों के पॉइंट दबाए जाते थे शुरू में। 95 से लेकर 98 तक लगभग कई सालों तक लोगों का बॉडी एक्यूप्रेशर किया जाता था, बॉडी के पॉइंट्स दबाए जाते थे। और दबाते दबाते समय कई बार थकान आती थी थेरेपिस्ट को, ये आवश्यक है। कई बार लोगों के ये दिमाग में रहता है कि हम दूसरे का उपचार कर रहे हैं, उसका स्पर्श कर रहे हैं तो हमें उसकी बीमारी आ जाएगी, बट ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, कोई निर्धारित नहीं है। अगर आपका बॉडी सिस्टम वीक है, आप खुद ही वीक हैं, आप खुद ही इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो बिना छुए भी आप कहीं भी मौसम में हल्का सा परिवर्तन हुआ तो आप बीमार हो जाएंगे। तो आपकी बीमारी आप दूसरे के कारण नहीं होगी, वो आप ही के कारण होती है। आप दबाव दूसरे का दे रहे हैं तो निश्चित आपको थोड़ा थकान आ सकती है, वो थोड़े दिन में ठीक भी हो सकती है। मैम हेलो मैम, अगर हेलो। पाँव में सूनापन आ रहा है, हेलो, हाँ पाँव जी। में अगर मतलब नीचे गद्दा के जैसा फील होता है, क्या कारण से होता है? पाँव के तलुओं में जैसे हम लोगों ने बात किया कि पैर आपके बहुत ज्यादा बॉडी का लोड बेयर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पैर आपके। तो पैरों की देखभाल सबसे ज्यादा जरूरी है। पैरों को थोड़ी देर ऊपर रखिए, बहुत जरूरी है उसको। पैर के तलुओं में अक्सर लोगों को सुनपन और गद्दे जैसा फील होने लगता है, यानी वहां तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, या शुगर बढ़ गया है आपका तो सुनपन आने लगता है, या वहां पे ब्लॉकेजेस होने लगते हैं, अंदर जो नलियां हैं खून की वो जाम होने लगती हैं, उसके कारण ये सुनपन आने लगता है, गद्दी जैसा फीलिंग होने लगता है। तो ये नर्व के कारण, ब्लड के कारण, शुगर के कारण ये प्रधान रूप से क्रिया होती है, जिसका उपचार आपको कमर का उपचार आप कर सकते हैं। पैर की उंगलियों के, खासतौर से 2 फिंगर्स, मिडिल और रिंग फिंगर, इन पर आप नियमित रूप से दिन में 2 बार 3 बार रिंग मसाज करें। ये पैर हैं आपके, इनकी देखभाल अच्छे से करें। दोनों हाथ में मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, इस पर आप नियमित रूप से रिंग मसाज करें। अगर पैरों में दर्द अक्सर रहता है, इसका प्रभाव आपके हार्ट पर भी पड़ता है। हार्ट ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, उसके कारण भी पैरों में तकलीफें आना शुरू हो जाती हैं। किडनीज के कारण भी पैरों में सूजन आना शुरू हो जाती है। तो ये जो सोल में, तलुओं में सुन्नपन और तमाम समस्याएं आ रही हैं, ये आती ऊपर से ही हैं, धड़ के माध्यम से, क्योंकि पैर में जो भी चीजें आ रही हैं वो धड़ के माध्यम से आ रही हैं, जा रही हैं। तो जो सप्लाई हो रही है पैरों में और जो वहां से वापस निकलना चाहिए, ड्रेन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो इसका कारण प्रमुख रूप से हार्ट और किडनी होता है। और इस हार्ट के पॉइंट पर यहाँ पर आप उपचार देना शुरू कर दें, और किडनी के पॉइंट यहाँ पीछे आप उपचार देना शुरू कर दें। अगर शुगर है तो हम लोग उसका उपचार शुगर नहीं है। ओके, थैंक यू मैम। मैडम, ये दूसरे लोग को ट्रीट करते वक्त समझो मैग्नेट्स लगाते वक्त हमारा पैर नीचे रखना चाहिए क्या? मैग्नेट लगाते समय पैर नीचे रखना चाहिए, ये क्वेश्चन है। हाँ। मैग्नेट लगाते समय आप कैसे भी रख सकते हैं पैर, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। पहले बहुत सी धारणाएं थी, जब हम लोगों ने भी शुरू किया था मैग्नेट लगाना, तो पहले लोग कहते थे पैरों को अलग रखिए तब दूसरे का मैग्नेट लगाइए, या एनर्जी चेक करिए दूसरे का, या फिर पैरों को क्रॉस करके रखिए तब आप चेक करिए, तब बेटर आएगा। हमने दोनों तरीके से ट्राई किया है, कोई आपको बहुत डिफरेंस नहीं लगेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। पेशेंट भी आसानी से कंफर्टेबली बैठ सकता है और थेरेपिस्ट भी कंफर्टेबली। थैंक यू मैम।
हेलो मैम। हेलो मैम, संधिवात जो रहता है यानी हर जॉइंट पे पेन और सूजन आती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? और जॉइंट पे पेन और सूजन आ रही है यानी आपके बॉडी में जो जोड़ आपका दुख रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो हाथ की उंगलियों के जोड़ भी मान लीजिए दुख रहे हैं तो इन पे आप मसाज ना करें, तब फिर हम कलाई के जोड़ों का प्रयोग ज्यादा करिए। आप अगर इन पे आप मसाज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये रिंग करके आप इस पर मसाज करिए, इससे आपको काफी फर्क दिखने लगेगा। रिंग नहीं है तो हल्का सा ऑयल लेके आप रिस्ट के जॉइंट्स पे प्यार से मसाज करें और फिंगर के जॉइंट्स पे मसाज करें। तो ऑयलिंग करने से हाथ के जॉइंट से आपके बॉडी के जॉइंट्स पे उनका प्रभाव पड़ेगा बहुत ज्यादा। हेलो मैम। खास तौर से ये जोड़ों का दर्द आमतौर से वात योग होता है, और इस वात रोग के लिए हम लोग बात कर चुके हैं। दोनों छोटी उंगली के तीनों पोरों पर आप 4-4 मिनट लगाएं, तो ये आपका वात नियंत्रित होगा बॉडी का, तो ये दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। ज्यादा डिस्टरबेंस आ मैम रही है। मैम जैसे कोई थेरेपिस्ट है वो खुद ही कोई ट्रीटमेंट ले रहा है अपने लिए किसी डिजीज के लिए, तो क्या स्टिल वो किसी और को ट्रीट कर सकता है? ऐसा तो नहीं कि उसकी एनर्जी किसी और को ट्रांसफर हो जाए, मतलब ऐसा कुछ होता है क्या मैम? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर कोई थेरेपिस्ट है, कोई उपचारक है या कोई डॉक्टर है, वो खुद ही बीमार है तो दूसरे का इलाज कैसे करेगा, राइट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसलिए थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स को खासतौर से स्वस्थ रहना मजबूरी है। आप स्वस्थ रहेंगे तो अपने रोगी का इलाज और बेहतर कर सकेंगे, आपका दिमाग और बेहतर चलेगा, आपकी इंद्रियां ज्यादा सक्रिय रहेंगी, आप ज्यादा समझ पाएंगे रोगी को और आप ज्यादा बेहतर उपचार कर पाएंगे। इसलिए खास तौर से एक्यूप्रेशर में और नेचुरोपैथीज में जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है उसमें हीलर्स को खुद स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो आप अपने को तो स्वस्थ रखें, तब आप रोगी का बेहतर उपचार भी कर सकेंगे। और रोगी किस प्रकार से आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक से अपनी समस्याएं बता पा रहा है कि नहीं, ठीक से उपचार का परिणाम फीडबैक आपको बता पा रहा है कि नहीं, ये बहुत सी चीजें हैं जो निर्भर करेंगी उपचार पे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको स्वस्थ रहना चाहिए। और अगर आप स्वस्थ नहीं भी हैं, थोड़ा बहुत बीमार हैं, तब भी आप उपचार तो निश्चित कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप उपचार करना शुरू कर दें, और वो एक अच्छी क्रिया है और अच्छा कर्म करने से कोई नुकसान नहीं होगा किसी का, ये निश्चित है। हेलो हेलो मैम। मैम मैम ये ज्यादा पानी पीने से किडनी पे इफेक्ट होता है? हेलो मैम। कारण होता है मैम ज्यादा पानी पीने से किडनी पर इफेक्ट होता है? ज्यादा पानी पीने से किडनी का इफेक्ट होता है? डेफिनेटली, ज्यादा या कम कुछ भी हम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। मैम रात में ज्यादा पानी पीने से सब कहते हैं कि किडनी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, वो कैसे मैम? रात में तो पानी पीना ही नहीं चाहिए। चैन से रात में सोइए, आप ना पानी पी के सोइए। कम से कम 1 से 2 घंटे पहले खाना पानी बंद कर दीजिए, तब चैन से नींद आएगी। और नींद के लिए हम लोग प्रोबेबली बहुत जल्दी बात करने वाले हैं, नींद के कौन से पॉइंट्स हैं और कैसे चैन से आप सो सकते हैं। मैम यस मैम अर्टिकेरा और मैम? एक्जिमा में क्या अंतर होता है? हेलो? एक्जिमा एंड अर्टिकेरा में क्या डिफरेंस है मैम? देखिए, ये सब मेडिकल टर्म्स हैं और एलोपैथिक डॉक्टर्स ने इनके नामकरण दिए हैं, राइट? तो सिम्टम्स के आधार पे उन्होंने अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, बट हम लोग यहाँ जो एक्यूप्रेशर में या नेचुरोपैथी में उपचार करते हैं वो लक्षण देख के उपचार करते हैं कि स्किन में क्या रंग के दाने हैं या रैशेस हैं, उसमें से ड्राइनेस हो रही है या उसमें पानी निकल रहा है या पस आ रहा है या ब्लड आ रहा है या क्या स्थिति है, खुजली हो रही है कि जलन हो रही है। इन भाषा में हम लोग बीमारी को समझते हैं, ना कि उस भाषा में कि अर्टिकेरिया है या सोरियासिस है या फलाना है या ढिमाका है। उन टर्म्स में अगर लोग बात करते हैं तो हम लोग सिंपली गूगल सर्च करके उस टर्म का मीनिंग निकाल लेते हैं, और उस मीनिंग से आप सिम्टम्स देखते हैं और उन सिम्टम्स को रोगी से पूछते हैं क्या ये लक्षण है। जब कई बार मिलता है कि वो लक्षण नहीं है पर बीमारी का नाम ये दे दिया गया है। तो लक्षणों को देख करके ठीक से डिटेल में समझ करके तब आप उपचार करेंगे तो बेहतर उपचार होगा। और हर स्किन बीमारी का संबंध प्रधान रूप से आपके लंग्स से और हाथों से जुड़ा होता है, जो हम लोग बात कर चुके हैं। मैम जहाँ से फिंगर्स स्टार्ट होती हैं उधर फिंगर्स में अगर बर्निंग है और वहाँ कट्स लग जाते हैं तो उसका क्या रीजन है? गल भी जाती है फिंगर्स स्टार्ट होती हैं यानी ये बेस एरिया आप बात कर रहे हैं? जी मैम, अंदर की तरफ। हाँ जी, बिल्कुल यहीं पे। तो ये बेस एरियाज जो होते हैं फिंगर्स के, यहाँ अक्सर लोगों को हाथ में भी और खासतौर से पैरों में, जो लोग पानी में ज्यादा काम करते हैं उनके फंगल इन्फेक्शन होने लगता है, स्किन गलने लगती है। ये साइन है आपका कि स्किन की कंडीशन अच्छी नहीं है बॉडी में।
तो स्किन को ठीक करना है, इम्प्रूव करना है आपको, यानी बॉडी में जो स्किन बन रही है उसका प्रोसेस सही नहीं है, और वो जरा सा भी पानी पड़ने से, थोड़ी देर भी पानी में रहने से वो स्किन गलने लग रही है, डिजेनरेट करने लग रही है, खराब होने लगी है, नष्ट होने लगी है। तो ये स्किन की कंडीशन ओवरऑल इम्प्रूव करने के लिए आपको ये राइट हैंड का मिडिल, स्मॉल फिंगर का मिडिल जॉइंट है, इस पर आप उपचार दें। इस जोड़ पे मेथी पट्टी नियमित रूप से बांधें, और इसका ऊपर का जोड़ लार्ज इंटेस्टाइन और नीचे का जोड़ लंग्स, इनको दबाव देकर देख लें। अगर आपके इसमें भी दर्द है तो साथ में इसका उपचार करें। स्किन का संबंध लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी आपकी सांस की कोई समस्या होगी या आपके आंतों की कोई समस्या होगी। अक्सर हम कहते हैं हाँ हमारा पेट साफ होता है, पर जब आप लगाना शुरू करेंगे आप देखेंगे पेट अब और बेहतर साफ होने लगा। जो पता ही नहीं था कि पेट साफ होना कहते किसको है, पेट खाली होना कहते किसको है। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं जो आप आसानी से उपचार कर सकते हैं। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाई पल्स रेट हो तो अगर तो उसके लिए क्या आप सर मैडम, जो हाई पल्स रेट किसी को होते हैं तो क्या राय देते हैं आप इसके लिए? हाँ जी, पल्स रेट हाई हो गया यानी कि धक 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 बढ़ गई है आपकी, तो हार्ट से सीधा संबंध है उसका। ये हार्ट का आपका पॉइंट आता है हथेली पर, यहाँ पर आप इस पर यहाँ उपचार दें। एक मटर या चने का दाना लगाएं, साथ में आप लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर का नीचे का जोड़, इस पर आप मेथी पट्टी बांध दें, ठीक है। और ज्यादा समस्या है तो आप राइट हैंड के स्मॉल फिंगर के भी नीचे के जोड़ पे मेथी पट्टी बांध दें। इसको नियमित रूप से करें, और साथ में हार्ट को मजबूत रखने के लिए उस प्रकार की डाइट लें। एप्पल है, अनार है, इसका सेवन करें तो हार्ट आपका मजबूत होगा। महंगाई के दौर में देखेंगे तो उतना महंगा नहीं जितना आपकी बीमारी की इलाज में लग जाएगा, दवा में लग जाएगा, ऑपरेशन में लग जाएगा, डॉक्टर की फीस में लग जाएगा। उतना महंगा आपका ये फल अनार नहीं होगा, राइट मैम? अनवांटेड हेयर हेलो, उसके लिए क्या करें? हेलो मैम। मैम नींद के लिए क्या करना चाहिए? मीठा चाहिए खाने के लिए। नींद के लिए हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी एक दो बार सेशंस में, और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। बट सामान्य रूप से नींद का उपचार हम लोग दोनों इंडेक्स फिंगर का अपर जॉइंट, इस पर आप मेथी पट्टी बांध लें। जिनको नींद की अक्सर समस्याएं रहती हैं तो इसको आप मेथी पट्टी चारों तरफ, दोनों पहली उंगली के ऊपर के जोड़ पर आप मेथी की स्ट्रिप बांध के रखें। तो इससे आपको सिर में जो तनाव रहता है, सोच विचार ज्यादा चल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो उसके कारण भी आपको आराम मिलने लगेगा। बेचैनी उलझन अगर ज्यादा रहती है, आप करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो फिर आप सामान्य उपचार जो हम लोग वात का देते हैं, दोनों छोटी उंगली के तीनों पोरों पे 4-4 मेथी दाना अगर आप बांध देते हैं तो इससे भी आपकी जो बेचैनी उलझन है, जो करवटें बदल रहे हैं, रेस्टलेसनेस हो रही है, वो कम हो जाएगी और नींद आने लगेगी। ये दो बहुत ही कॉमन और सिंपल ट्रीटमेंट है। इसके बाद अगर फिर भी नींद स्मॉल फिंगर के आएंगे आगे। मैम ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हेलो मैम, अभी आपने बताया था हार्ट के लिए, अगर फिंगर पे हमारे हार्ट के जो पॉइंट्स है H7, उसको हम अगर दबाएंगे तो थोड़ा ऐसा झंझनाट आता है किसी किसी को, तो क्या हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है? झंझनाट आता है तो कोई जरूरी नहीं है, वो यहाँ की खास नर्व वगैरह को प्रेस हो सकती है, उसके कारण आपको झंझनाट आ सकती है हाथ में। अगर आप ये H7 का पॉइंट दबा रहे हैं और हाथ में आपको झंझनाट आ रही है तो ये जरूरी नहीं है कि हार्ट का ही प्रॉब्लम हो। बट हाँ, अगर इस बिंदु पे दर्द है तो डेफिनेटली हार्ट से संबंधित कोई समस्या है। राइट, कुछ आप लोग यूज भी कर रहे हैं कि सिर्फ पूछ रहे हैं? किसी को कुछ आराम मिलता है? किसी का उपचार मैम जो आपकी बड़ी हुई बहुत शोर हो रहा है। मैम किसी की डायबिटीज हाई है लेकिन फिर भी मीठा खाना नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या करें? बहुत अच्छा उपचार है, दिमाग का उपचार करिए। राइट, डायबिटीज है, जान रहे हैं मीठा नहीं खाना है, फिर भी खा रहे हैं क्योंकि आप रोक नहीं पा रहे हैं अपने क्रेविंग को। तो टेस्ट के लिए हम लोगों ने बात करी थी, राइट इंडेक्स फिंगर का मिडिल जॉइंट है टेस्ट से संबंधित, आप अपने स्वाद के अधीन हो गए हैं, इस पर उपचार करें और ब्रेन के सेगमेंट्स का उपचार करें। अक्सर डायबिटीज का उपचार ब्रेन के पॉइंट से ठीक होता है, जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। पता चला आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपका शुगर डाउन नहीं हो रहा, और पता चला आप आराम से मीठा खा रहे हैं या चीनी की चाय पी रहे हैं या दुनिया भर के स्वाद ले रहे हैं,
तो कभी शुगर ठीक नहीं होगा, उसके कारण बीमारी बढ़ती चली जाएगी। हेलो मैम, हाथ की उंगलियों में कड़कपन है। आज हम लोग यहीं पे फिनिश हेलो करेंगे। मैम। मैम एक मिनट, मैम हेलो खाली मैम। मैम खाली एक मिनट, मैम हेलो मैम। हेलो हाथ की उंगलियों में कड़कपन है। हेलो मैम एक मिनट खाली। आराम से थोड़ा। हाई पल्स रेट आपने बताया था ना, तो हाई हाई मैम सिर से लेकर पाँव तक तमाम बीमारियां हो सकती हैं, अनंत बीमारियां हो सकती हैं, और उन अनंत बीमारियों का सबसे सरल एक उपचार होता है जो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। दोनों छोटी उंगली में आप 4-4 मेथी दाना लगाइए। सिर से पांव तक 70 से 80% बीमारियों का बहुत सरल उपचार है। छोटी उंगली पे ऊपर के, बीच के और नीचे के पोरों पर आप 4-4 मेथी दाना इकट्ठा करके यहाँ पे बीच में, फिर यहाँ पर बीच में और यहाँ पर बीच में, बस सामने की ओर लगा दें। और इसको नियमित रूप से आप रात को लगाएं, सुबह लगा दें। दिन में समस्या है तो दिन में लगा लें। बहुत ही सरल, सस्ता और बहुत ही आसान उपचार है जो आप 70 से 80% अपने बीमारियों को खुद ही ठीक कर सकते हैं। सो थैंक यू हेलो सो मैम, मच। हाथ की उंगलियों में कड़कपन है मैम। मैम एक मिनट, हेलो हेलो मैम। आपने अभी जो हाथ पल्स की के बारे उंगलियों में में बताया, कड़कपन है। हाई पल्स के बारे में बताया, तो क्या हाई पल्स होती है तो उसका हम ये मान सकते हैं कि आर्टरी में ब्लॉकेज है?